अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे मई जून 2022 वेरिएंट 22 ओ लेवल का। हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। हम आते हैं बेटा 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है ये। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड and sulfur dioxide are pollutants formed at power station that burns fossil fuel such as coal. ओके, ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें कोल अगर है तो कार्बन तो होगा, और ज़मीन में सल्फ़र के डिपॉजिट होते हैं तो फॉसिल फ्यूल को पावर स्टेशंस में जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनती है, जिसे हम लोग रिमूव करते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से। बट आई होप आपको याद होगी। कहता है स्टेट वन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। तो बेटा सबसे कॉमन प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, आप चाहो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्टेट वन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। तो SO2 की वजह से एसिड रेन होती है, तो आप इसमें एसिड रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। बिल्कुल सही कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी हो सकती है रिएक्शन। The reaction needs to be fast to remove as much sulfur dioxide as possible, ठीक है। Explain use ideas about particle. Why calcium carbonate needs to be a powdered instead of single solid lump. देखो बेटा सरफेस एरिया की बात कर रहा है। जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। वो कह रहा है ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि कैल्शियम कार्बोनेट को पाउडर्ड में क्यों होने से फ़ायदा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल increase the contact of reactant particles, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा। Explain using idea about particles why decreasing temperature decreases the rate of reaction between calcium carbonate and sulfur dioxide. देखो बेटा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और आपके नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स या फिर सक्सेसिव कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप इसे रिवर्स कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स या इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगे। इसी को लिखना है, दैट्स इट। उल्टा करके पूछ रहा है आपसे, तो आप लिखेंगे बेटा डिक्रीजिंग टेम्परेचर will decrease the average kinetic energy of reactant particles, hence effective लिख लें successive collisions decreases। और जाहिर बात है सक्सेसिव कोलिजन्स या इफेक्टिव कोलिजन्स डिक्रीज होंगे तो डेफिनेटली आपका रेट कम हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन। एक्सप्लेन why sulfur dioxide is oxidized in this reaction.
अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा फर्क है। ज्यादातर आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछता है तो किस टर्म में पूछता है वो लिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बेटा, क्वेश्चन में लिखता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सही है। तो या एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब है आपको फ्री हैंड दिया है, आपकी जो मर्जी। अब आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ये ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। ऑक्सीजन गेन हो रही है। ये ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +6 में जा रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। अब आपको देखो, उसने उसने स्पेसिफिक नहीं किया, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। आप गेन ऑफ ऑक्सीजन लिख दो, आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, फ्रॉम सल्फर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, सल्फर गोज फ्रॉम +4 टू +6। आपकी मर्जी है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा जो दिल चाहे लिखो। हाँ, वो स्पेसिफिक हो जाता है, आपने देखा कभी कभी। आप कभी कभी नहीं, ज़्यादातर स्पेसिफिक ही होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद जब करता है तो वो आपको बाउंड कर देता है कि नहीं, मुझे ये पॉइंट चाहिए। इसमें उसने कुछ बोला नहीं है, तो आपकी मर्जी है बेटा, खेलो खुल के। आगे आओ, एक्सप्लेन, यूज आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, वाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इसमें हमेशा 2 पॉइंट लिखने होते हैं। एक बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन का लिख दो, और फिर अगर एक्सो है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड ब्रेकिंग, और अगर एंडो है तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, ठीक है। ये पहले भी कई दफा पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो 2 मार्क का है, तो पहला पॉइंट तो इसका हो जाएगा बॉन्ड। देखो अब इसमें वो स्पेसिफिक है तो हम उसकी तरह बात करेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक while bond formation is exothermic। अब एक्सोथर्मिक ये क्यों है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एनर्जी रिलीज्ड when bonds are formed greater than energy absorbed when bonds are formed। Explain why the addition of catalyst increases the rate। So it provides alternative route with lower activation energy। Simple, it provides an alternative route with lower activation energy। नेक्स्ट देखिएगा, जिंक इज अ मेटल, कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, आपको याद होगा गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं आप, और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ कोटिंग जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये तो बेसिकली वो है, गैल्वेनाइजिंग वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पीस अटैच कर देता तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो जाता। काम दोनों में सेम हो रहे होंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, फ्रॉम रस्टिंग व्हेन कोटिंग इज स्क्रैच। सही है, यानी अगर आप कोटिंग स्क्रैच कर दें तो भी अगर जिंक उसके साथ अटैच्ड है तो डेफिनेटली उसको रस्ट लगने नहीं देगा। क्यों, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो जाएगी बेटा, तो होगा फिर भी कुछ नहीं। तो अब आप देखें, आप इसे क्या कैसे लिख सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। उससे क्या होगा,
hence zinc oxidizes in preference of iron. आगे देखें, जिंक हैज मेटालिक बॉन्ड, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेबल डायग्राम. मेटालिक बॉन्डिंग ऑफ जिंक. अच्छा, डिस्क्राइब भी करना है और बताना. तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिख दिया करो, खत्म. और बाकी डायग्राम बना लो. फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में भी दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा. मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 2 रोज बनाया करें, एटलीस्ट. ठीक है, कम से कम 2 रोज बनाए. अब ये देखें, 1, मैं इसकी 2 रोज बना देता हूँ आपके लिए. ये देखें बेटा, ये देखो, ये मेटल पॉजिटिव आयंस कर दो इनको बेटा. ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस हो गए और इनके सराउंडिंग में ना इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो ऐसे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. और लेबल ऐसे कर लो कि इनको कह दो मेटल पॉजिटिव आयन और बेटा इन्हें कह दो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. अब इसे एक्सप्लेन कर दो. मेटल पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रांगली होल्ड बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और या पॉजिटिव आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा आपका दिल चाहे बोल दो. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं मेटल पॉजिटिव आयंस held together surrounded by sea of delocalized electrons. Explain why zinc is good conductor of electricity. Sea of delocalized electron. Because of sea of delocalized या mobile electrons. आगे देखिए, वन ऑफ द स्टेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, एक स्टेज है जिसमें हम जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमें पता है कौन सी चीज़ कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकती है. ठीक है, तो वो एक हमें आइडिया दे रहा है. एट कैथोड जिंक आयंस जिंक एटम्स में जा रहे हैं. एक बात, रिडक्शन हो रही है. एट एनोड हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन में जा रही. अब आप देखो, हमें जिंक की एक्सट्रैक्शन तो हमने नहीं की, लेकिन हमें ये इक्वेशंस देख के पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं ये कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर. मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, और एंड वाटर मॉलिक्यूल्स देखो और आसान कर दिया, यानी 4OH वाली इक्वेशन बोल रहा है. राइट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस कैथोड एंड एनोड. कितना आसान कर दिया, यानी सब कुछ आपको बता रहा है. तो जिंक को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा कि वो जिंक एटम में कन्वर्ट हो जाए? 2. ये हो गया जिंक. और बेटा 4OH वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. 4OH माइनस गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. कैसे पता चला? सब कुछ गिवन दिया हुआ है. ऑक्सीजन बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं. पार्ट डी पे आ जाए बेटा. अ सैंपल ऑफ 2.34 ग्राम जिंक इज रिएक्टेड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, शो बाय कैलकुलेशन दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्सेस. अब आप चाहो तो दोनों के मोल्स निकाल के कंपेयर कर लो, या HCl के तो मोल्स निकालेंगे, उसके मास जिंक के मास से कंपेयर कर लो. मर्जी है आपकी, जैसा दिल चाहे. 2 तरीकों से कर सकते हैं आप. ठीक है, मैं पहले अपने तरीके से कर लेता हूँ. HCl वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 0.05 डीएम क्यूब. कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 2. आप मोल्स निकाल लें. n बराबर होता है C इंटू V के बेटा. तो 2 इंटू 0.05 इज 0.1. अब आप देखें, HCl और जिंक में रेशो है 2:1. ये 2 है और ये 1 है. जिंक का मास होता है 65.
तो 65 ग्राम जिंक यूज करोगे तो HCl चाहिए होगा 2 मोल्स। अगर आप 2.34 ग्राम जिंक यूज करोगे, 2.34 ग्राम जिंक, तो आपको HCl कितना चाहिए, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.34 divided by 65. Let me calculate it for you. 2 into 2.34 divided by 65. जिंक का मास 65 होता है, ठीक है। तो अब आपने लिखा x के लिए 0.072 moles of HCl required। आपको कितने मोल्स चाहिए, 0.072, दिए हुए कितने हैं 0.1। while given moles are 0.1, hence एक्सेस हो गया। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, जिंक के भी मोल निकाले होंगे, तो निकाल लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने ये किया होगा, देखो HCl के तो मोल्स हैं, आप 2.34 डिवाइडेड बाय 65, जिंक का मास 65, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। 2.34 डिवाइडेड बाय 65, ये आ गए 0.036, ठीक है, 0.036 मोल्स आ गए ऑफ जिंक। आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा, दोनों सही है, ठीक है, डरो मत। आ जाओ 2HCl प्लस जिंक, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल है, 0.036 इसके x मोल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर देखना, मल्टीप्लाई बाय 2, 0.072 दोबारा आ गया 0.072 moles of HCl required, जबकि गिवन कितने हैं 0.1, hence excess। अब आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, HCl के मोल्स को जिंक से कंपेयर किया तो भी आंसर सही आया, मैंने HCl के मोल्स को जिंक के मोल से कंपेयर किया तो भी आंसर सेम आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप परेशान मत होइए, यूं करो यूं करो, दोनों तरीकों से मैंने आपको करके दे दिया बेटा, आंसर देख लीजिए आप, सही बिल्कुल फिट हो गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं बेटा। अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिफरेंट अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज ब्यूटेन। तो ऑल ऑफ द एटम्स, ऑल ऑफ द बॉन्ड, मतलब डिस्प्लेड बनाना है, देखो स्पेसिफिक हो गया है, मतलब डिस्प्लेड बनाना है। अब ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनाने हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट अल्केन्स का मतलब हो गया आइसोमर, ठीक है। ये बेसिकली क्या कह रहा है, आइसोमर बना, फॉर्मूला यही रहना चाहिए। तो बेटा एक तो ब्यूटेन ही हो गया और एक हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये आपने ना डिस्प्लेड बनाना है, बस ये याद रखना, ये हो गया ब्यूटेन, H लगा दें इसमें, 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन बेटा। हो गए दोनों। स्टेट using the journal formula of alkane the molecular formula of an alkane which has 12 carbon atoms। अब देखो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n की वैल्यू आपको दे दी 12, तो बेटा फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा C12H, 24 + 2 is 26। आ गया। मैनी अल्केन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सही कह रहा है। डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 3 मार्क्स का सवाल है, तो मतलब जो कुछ होता है उसे अपने अल्फाजों में लिख लो। मैं एज अ रेफरेंस आपको लिख देता हूँ, आप अपनी उसमें आपका जो दिल चाहे, यानी जैसा आप लिख सकते हैं आप लिखिएगा, ठीक है। तो
डिस्क्राइब कर रहा हूं इनिशियली क्रूड ऑयल is entered and evaporated by heating. आपने क्रूड ऑयल एंटर किया, वहां हीट किया, हीट करने पर वो एवापोरेट हुआ. ठीक है. नंबर दूसरा बना थे, वेपर्स pass through the fractionating column. ठीक है. where temperature is increasing from top to bottom. ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है. तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट 3 मार्क के लिए लिख देता हूं. फ्रैक्शंस विद lower boiling point will be collected at the top, while with higher boiling point will be at the bottom. कोशिश की है मैंने थोड़ा सा समराइज करके लिखूं. बेढंगा सवाल, डिस्क्राइब करो पूरे प्रोसेस, यानी वो देखना चाह रहा है लिख सकते हो या नहीं. ब्यूटेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव सेवरल प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सही कह रहा है. अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं ना, तो ब्यूटेन एक अल्केन है. स्टेट द कंडीशन नीडेड फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन. यूवी लाइट. ठीक है. One of these products contains 37.8% carbon, 6.3% hydrogen, 55.9% chlorine biomass. Calculate the empirical formula and the molecular formula. Molecular formula पूछ रहा है. ओके. मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ. ठीक है, तो मतलब चलो कर लेते हैं इसको. कार्बन का मास दिया हुआ है 37.8 बाई परसेंट और हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.3. ऑक्सीजन का दिया हुआ है 55.9. पहले स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड बाय एटॉमिक मास. इसका मास 12, इसका 1, इसका 16, ये तो 6.3 ही आ जाएगा. बाकी देख लेता हूं मैं. 37.8 डिवाइडेड बाय 12, 3.15. और इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, 55.9 डिवाइडेड बाय 16 बेटा, 3.49 तकरीबन. तो ये हो गया 3.15 और ये हो गया 3.15, ये हो गया 3.15. ये मैंने सही लिखा है ना. 55.9 डिवाइडेड बाय 16 सही तो लिखा है. ओके. तो ये हो जाएगा 1. इसको देखूं मैं, ये कितना दे रहा है, 6.3 डिवाइडेड बाय 3.15, 2. और ये हो जाएगा 3.49 डिवाइडेड बाय 3.15, 1.17. तो ये आ रहा है मेरे पास 1.17.
क्या गड़बड़ कर रहे हैं? 37.8 दोबारा करूँ मैं इसको? कुछ मैं शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो सी, हो हो, देखा, मैं सोच रहा हूँ कोई रेशो नहीं बन पा रहा है इसमें। एक्चुअली द थर्ड इज नॉट ऑक्सीजन, द थर्ड इज क्लोरीन। माय बैड, सॉरी। क्लोरीन इज 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5। मुझे शक था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अब वो मैंने यूजुअली जैसे फ्लो होता है ना, आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे होते हैं तो यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन पूछता है, वहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है। इट्स अ क्लोरीन नॉट ऑक्सीजन। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इंसान हूँ मैं भी भाई। 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5 बेटा। हाँ अब समझ में आ रहा है ना। 1.57 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं, ओके, मैं इसे एक दफ़ा फिर से देख लूँ तो बल्कि हो गया, सॉरी। ओके, अब बताओ इनमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 1.57, तो ये आएगा 1.57, 1.57, 1.57, ये आएगा 1। अब देखो बेटा, 6.3 डिवाइडेड बाय 1.57, 4, ये आ गया 4। और ये होगा 3.15 डिवाइडेड बाय 1.57, क्या आ जाएगा? 2। अब वो रेशो समझ आ रही है ना। कभी कभी आप जब कोई जैसे छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे होते हैं तो आपकी जो सिक्स सेंस होती है वो आपको टिक टिक कर रही होती है, कुछ कुछ गड़बड़ है। आपका इंपीरिकल फार्मूला बन गया C2H4 और C। अब वो आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो पहले तो एक बात बताओ, इसमें कार्बन कितने हैं? 4। जाहिर बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप पूछ रहे हो तो कार्बन तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते ना। सोचो, अगर मैं इसे 4 कर रहा हूँ इसका मतलब है मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है ना, तो पूरी को 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और Cl2। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बगैर मॉलिक्यूलर मास के हम इन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब उसने एक हिंट दे दी कि जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो बेसिकली ब्यूटेन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन के साथ कर रहे हैं तो अ, वो जो प्रोडक्ट बनेगा डेफिनेटली उसमें कार्बन तो नहीं चेंज हो रहे हैं ना, सिर्फ हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो कार्बन तो सेम रहेंगे। तो अगर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन 2 आ रहा है और हमें उसने कहा हुआ है कि ये सब कुछ ब्यूटेन के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कार्बन 4 होने चाहिए। 4 का मतलब हो गया उसने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। हो गया आंसर। स्मार्ट बनो। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड from ammonia. In the first step, ammonia reacts with oxygen. Balance the equation. Okay. देखो, रिएक्टेंट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दो, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक कर लो, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 3 1 3 और 2 1 2, 2 और 3 कितने होते हैं? 5, तो यहाँ लिख दो 5/2, बैलेंस हो गई। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। बिल्कुल सही है, आप नाइट्रिक एसिड से पोटेशियम नाइट्रेट बना सकते हैं क्योंकि नाइट्रेट आया नाइट्रिक एसिड से, पोटेशियम किसी बेस से आया होगा। नेम एल्कली दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू मेक पोटेशियम नाइट्रेट। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम पूछ रहा है। बच्चों वाला सवाल बेटा। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यूज टू मेक
colorless aqueous potassium nitrate from alkali and dilute nitric acid. पहले क्वेश्चन को समझिए, उसकी चालाकियां आपको नजर आएंगी. एक चीज, उसने आपसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स नहीं पूछे, वो कह रहा है कलरलेस एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनाओगे, जरा एक्सप्लेन करो. दूसरी चीज कलरलेस बोल रहा है, तो बेटा दोनों सॉल्युबल हैं, आप टाइट्रेशन करेंगे. सवाल ये है कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट तो हमें इंडिकेटर से पता चलता है, तो इंडिकेटर का तो कलर होगा उसमें, वो कह रहा है कलरलेस बताओ. इसका मतलब है हम टाइट्रेशन 2 दफा करेंगे, जैसे हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ा था. पहली बार विद इंडिकेटर और दूसरी बार विदाउट इंडिकेटर करेंगे, तो हमारे पास कलर लेस सॉल्यूशन आएगा. आई होप आपको बात समझ में आ गई, उसकी चालाकियां समझ में आई. कलर लेस पूछ रहा है, नंबर 1. नंबर 2, क्रिस्टल्स नहीं पूछ रहा है, सॉल्यूशन बनाने का पूछ रहा है. तो पॉइंट्स कुछ लिखता हूं, आई होप याद आ जाएंगे आपको. Put standard solution of aqueous nitric acid in burette and transfer 25 centimeter cube of aqueous potassium hydroxide in conical flask by pipette. हो गया. Add few drops of indicator. डाल दिया. Start titration by addition of solution from burette into flask until end point is reached. हो गया. अब कलरलेस चाहिए. Repeat the titration without indicator. आप सोचें, ये हम लोग जब एटीपी में करते हैं 6 मार्क्स करते हैं या 2 मार्क्स दिए हमें, पता नहीं जस्टिफाई कैसे करता होगा. जब बच्चा इतने सारी चीजें लिखता होगा तो कैसे जस्टिफाई करते होगा, आई डोंट नो. कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम नाइट्रेट. KNO3 में नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछ रहा है. पोटेशियम 39 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, और 16 इंटू 3 इज 48. ठीक है, तो 48 प्लस 14 प्लस 39, ये हो गया 101. अब आपसे नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछ रहा है, तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 101, 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 101, तो ये आ गया मेरे पास 13.86 बेटा, 86%. जो वाला सवाल दिया बीच में. आगे देख. फर्टिलाइजर्स लीच इनटू रिवर एंड कॉज वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम. बिल्कुल सही है. नेम वन अदर पोल्यूटेंट फाउंड इन रिवर. अब जरा सोचो, फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं? फार्मर्स यूज करते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, तो उनमें से नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट आते हैं रिवर के अंदर और वाटर पोल्यूशन कहते हैं. तो एक तो वाटर पोल्यूटेंट हो गए फर्टिलाइजर्स, दूसरा वाटर पोल्यूटेंट पूछ रहा है आपसे क्या आएगा. तो आप सोचो, हैवी रेन की वजह से अगर फर्टिलाइजर्स ड्रेन आउट होके आ सकते हैं, तो फार्मर पेस्टिसाइड्स भी तो यूज करते हैं अपनी जो फसलें होती हैं उन पे स्प्रे वगैरह करने के लिए, तो क्या वो ड्रेन आउट होके नीचे नहीं आ सकते? रिवर में आ सकते हैं. तो अदर पोल्यूटेंट में सबसे बेस्ट आंसर क्या लिख सकते हैं आप? पेस्टिसाइड्स.
तो अलोंग विद द फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स भी ड्रेन आउट होके रिवर में आ सकते हैं। आगे देखिए, स्टेट 3 प्रोसेसेस यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। बेटा आपको यकीनन याद होंगे, मुफ्त के 3 मार्क्स दे दिए। एक सेडिमेंटेशन, अगर आप फिल्ट्रेशन लिखेंगे तो मुझे लग रहा है आपको मार्क्स दे देगा फिर भी, बट रिवर वाटर में फिल्ट्रेशन ना लिखा करें, ये सब फिल्ट्रेशन टाइप। उसके बाद बेटा कार्बन ट्रीटमेंट कर दें हम ताकि उसकी स्मेल रिमूव हो जाए। उसके बाद क्लोरीनेशन कर दें। 3 स्टेप पूछे हमने, तो हम तो बहुत बता सकते हैं, डिटेल बता सकते हैं। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही हमारा ये पेपर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।